औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। जनाब नासिर काज़मी तो जिस भी कमी का जिक्र कर रहे हों, माशरे में पाए जाने वाली या किसी रूहानी या वजूदी कमी का जिक्र कर रहे हों, हम जिस कमी का आपसे आज जिक्र करेंगे, उसकी फ़िक्र करेंगे और फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे, वो हमारे वजूद में पाए जाने वाले दूसरे वजूद की ऐसी कमी है जो हमें कई किस्म के जिस्मानी आर्ज़ों में मुब्तला करती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस्मानी आर्ज़े रूहानी आर्ज़ों के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो जब हमारी रूह बीमार होती है, जिस्म बीमार होता है। जब जिस्म बीमार होता है तो फिर हमारा जो इंसान का एक मतवाज़न शख्सियत है वो बिगड़ जाती है। तो हम उस बिगाड़ पर बात करेंगे और वो बिगाड़ है इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले दूसरे इंसानी वजूद की। जी हाँ, जिसे इंसान का फॉरगॉटन सेल्फ भी कहते हैं, ठीक है, या सेकंड सेल्फ भी कहते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ इंसानी माइक्रोबायोटा की, इंसानी माइक्रोबियल सिस्टम की, इंसान में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के निज़ाम पर, जो आपके वजूद के निज़ाम के अंदर एक और निज़ाम बनाए हुए हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम स्टेट विद इन स्टेट का शिकार हुए हुए आजकल सियासी पस मंज़र में, इसी तरह हमारे वजूद के अंदर भी एक दूसरा वजूद पाया जाता है जो हमारे बज़ाहिर वजूद के साथ मुकाबले में नहीं है, लेकिन अगर गैर मतवाज़न हो जाए तो मुकाबले पर भी अड़ाता है। तो चलिए आज देखते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोटा को, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके बहुत से सवालों के जवाब इसमें आपको मिलेंगे और बहुत से तहकीक के मौके मिलेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं अपने इस रिसर्च के काम को। तो जनाब आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। तो जनाब इंसानी माइक्रोबायोम निज़ाम है क्या? देखिए, हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आप कहते हैं शॉर्ट एंड कंसाइज हो ना, तो यहाँ हम बहुत शॉर्ट करके भी 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी? तैयार है? आर यू रेडी? तो जनाब इंसानी माइक्रोबायोम सिस्टम है क्या? जनाब ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ माइक्रोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है माइक्रो जो है वो यूनानी ज़बान की लफ्ज़ माइक्रोस से निकला है, जिसका मतलब है इंतहाई छोटा, ठीक है। और बायोम जो है बड़ी इस्तिलाह में आपको पता है बायोम कहाँ से निकला है? जोग्राफियाई लिहाज से, ठीक है, जोग्राफियाई लिहाज से एक मखसूस इलाका जो अपनी आबो हवा, पैदावार, जानवरों के लिहाज से एक जैसी खासियत रखता हो, यानी एक जैसे जो है वो वहाँ पे पैदावार होती हो, उसकी आबो हवा, क्लाइमेट एक जैसा हो, जानवर और इंसान जो है तकरीबन मिलते जुलते, यानी जानवरों की नस्ल और इंसानों की सकाफत और मिजाज एक तरह के हों, वो बायोटा एक बायोटा कहलाता है। तो इसी तरह से इंसान के जिस्म में एक छोटी दुनिया मौजूद है जिसको माइक्रोबायोम कहा जाता है। छोटा बायोम, इंसान का छोटा बायोम, छोटा वजूद, इंसान के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा छोटा वजूद जिस पर हमारे इंसान के बड़े वजूद का दारोमदार चल रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है जी। चलने जी, इस मुराद है क्या कहेंगे कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले ऐसे अजसाम जो आपको खुली आंखों से नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना, आंखें बंद करेंगे भी नज़र नहीं आएंगे। खुली आंखों से मुराद ये है कि जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रूथ अंजुम बुखारी के चैनल को, वो आपको ऐसे नहीं नज़र आएंगे, वो बायोटा, वो निज़ाम ऐसा आपको सामने आंखों से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इंसान के जिस्म में है। और बहुत ज़्यादा छोटे अजसाम हैं जो आप अगर सामने भी पड़े हो तो आप उनको नहीं देख सकते हैं जी, तो लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं। तो ये इंसानी माइक्रोबायोम कहलाता है। छोटे छोटे अजसाम, उनकी कॉलोनीज़ का निज़ाम जो इंसान के अंदर मौजूद है, इंसानी माइक्रोबायोम कहलाता है, ठीक है जी। इस पर बात होगी। अब ये किस पर मुश्तमिल होता है? ये बैक्टीरिया पर, वायरस पर, फंगस पर और आर्कियाज जो हैं वो उन पर ये मुश्तमिल है।
ये जनाब ट्रिलियंस की तादाद में आपके जिस्म में मौजूद हैं और नशोनुमा पाते हैं। एक हेल्दी इंसान के जिस्म में ट्रिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंगस मौजूद हैं, वायरसेस मौजूद हैं। इनको जैसे मैंने कहा इंट्रो में कि इनको इंसान का भूला हुआ उज़्व और इंसान का सेकंड सेल्फ भी कहा जाता है। जनाब ये महज जरासीम नहीं है, ठीक है, ये इसका ताल्लुक इंसान के इम्यून सिस्टम के साथ है। ये ऐसे मुरक्कबात बनाते हैं जो जहनी नशोनुमा, ठीक है ना, जहन की ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसके अमल, सीखने का अमल, ठीक है, और आपके बैरूनी दुनिया से राब्ते, वो व्हाट्सएप वाला राब्ता नहीं जनाब, बैरूनी दुनिया से राब्ता, आपका वो राब्ता जो आप जब बच्चा दुनिया में आता है इर्द गिर्द देखता है कौन कौन खड़ा है, क्या क्या सिलसिला है, फिर जूं जूं बड़ा होता है उसके ताल्लुकात बनते हैं बाप भाइयों इर्द गिर्द, ठीक है, चचा मामू पुपियाँ सब, ठीक है, और फिर स्कूल इधर उधर, बैरूनी दुनिया से उसके लिंकेजेस शुरू होते हैं, राब्ते शुरू होते हैं। उसमें मादी नहीं है, एहसास की दुनिया भी है, तो उससे राब्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब इस सब से इसका ताल्लुक है, ठीक है जी। कितना इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोम निज़ाम है इंसान का, ठीक है। बैक्टीरिया, आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया का मेरे ताल्लुकात से, मेरे फुप्पो के साथ ताल्लुकात से, मेरे जो है ना मेरे बोलने से और मेरे सोचने से ताल्लुक भाई, ठीक है ना। तो देख लें आप बैक्टीरिया के साथ किस कदर जुड़े हुए हैं। तो यही तो बात है ना कि अगर हम देखें तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, हम एक बड़े जो है ना शऊर रखने वाले निज़ाम का हिस्सा हैं। हम एक ख़ुद शऊर हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ शऊर हैं बैक्टीरिया की शक्ल में, ठीक है। और फिर हम इनको ज़िंदा रखने के लिए दूसरे कॉन्शियसनेस जो पौधे हैं, फल हैं, जानवर हैं, उनसे हम लेते हैं एनर्जी उनकी कॉन्शियसनेस की। फिर इन कॉन्शियसनेस के साथ वो हेल्प आउट होती है, फिर हम एक मतवाजन इंसान की शक्ल में दुनिया के सामने पेश होते हैं। कितनी अहम चीज़ है, कितनी अहम चीज़ है। और अल्लाह ताला ने किस तरह से इस सर्कल को चलाया हुआ है कि हर वजूद के नशोनुमा और उसकी बढ़ोतरी का मदार एक दूसरे के ऊपर है। कोई एक अगर अपनी जगह से हिलेगा, गैर मतवाजन हो जाएगा तो दूसरे को ख़राब कर देगा, दूसरे का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो जनाब सीखने के ज़हनी नशोनुमा और क़ुव्वत मुदाफ़त का सारा निज़ाम माइक्रोबायोटा पे चलता है, ठीक है जी। अब ये माइक्रोबायोटा कहाँ कहाँ होता है आप सोच रहे होंगे, आप कहेंगे ट्रिलियंस की तादाद में है कहाँ भाई। ये 95% आपके गट में है। अब आप कहेंगे गट क्या है, गट आपका मैदा है, आपका पेट है, इसके अंदर ये मौजूद हैं, ठीक है ना। अब देखो कार्ल मार्क्स जो था ना, दुनिया का इकोनॉमिस्ट था मशहूर, तो उसने तो जनाब जो थ्योरी दी थी, उसने कहा इंसान पेट से सोचता है। उसने तो जनाब मईशत की बात की थी, मगर बात यह है कि यहाँ पर पेट से सोचने की बात अगर हम देखें तो साइंसी लिहाज से और जिस्मानी लिहाज, नशोनुमा के लिहाज से काफ़ी हद तक ठीक है। ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं ना, हार्मोन्स, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, ठीक है ना, ये जो हार्मोन्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये आपके पेट में माइक्रोबायोटा इनको स्टिमुलेट करता है, इनको बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है और ये बनाता है, इनकी प्रोडक्शन करता है नशोनुमा, उसके अंदर ये हेल्प आउट करते हैं आपका माइक्रोबायोम। अगर माइक्रोबायोम नहीं होगा तो ज़हनी नशोनुमा नहीं होगी। आप कहते हो ना बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ, भाई स्टंटेड ग्रोथ सिर्फ विटामिन मिनरल खाने से नहीं, अगर माइक्रोबायोम वहाँ पर मौजूद नहीं है, पेट के अंदर, आंतों में, जिगर में, मैदे में, बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ते में आपके माइक्रोबायोम नहीं है, तो फिर आप जितना कुछ ले लें वो आपके खून का हिस्सा नहीं बनेगा, ग्रोथ स्टंटेड ही रहेगी, ठीक है ना जी। तो आपको बाहर से मिनरल्स, वाइटामिन्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी पूरे होने चाहिए, लेकिन अंदर सिस्टम भी लगाओ ना, अंदर सिस्टम भी तो लगाओ, तो माइक्रोबायोम का सिस्टम चालू होना चाहिए। अब ये 95% आपके माइक्रोब जो है ना मैदे और पेट में होते हैं, ठीक है, वही बात हो गई। अच्छा, ये जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी कॉलोनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना के रहते हैं ये जनाब, ठीक है ना, इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनी, गेटेड कॉलोनीज, अभी जैसे हम लोग इंसानों ने बनाई हुई ना, बड़े बड़े प्रॉपर्टी की टाइकून, उन्होंने बड़ी बड़ी जो है ना टाउन्स बना रखे, फलां टाउन, फलां टाउन, फलां वहाँ डिफरेंट कॉलोनी, ठीक है ना। इसी तरह माइक्रोबायोम ने भी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं बॉडी के अंदर, ठीक है।
अब ये मुंह से शुरू हो रहे हैं, ज़बान की झिल्ली से शुरू हो रहे हैं, फेफड़ों, गुर्दों और आँखों, इन सब में ये मौजूद हैं। आपके हाजमे में ये मदद देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ग़िज़ा को गलाते हैं, सड़ाते हैं, ठीक है, और फिर उसको जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है ना। पेचीदा किस्म की जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, सब्जियों के रेशे खाते हो, उनको तोड़ते हैं। ये तो हाजमे का मदद हो गई। मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप तवानाई का बनना होता है, तवानाई का बेकार मादों का जिस्म से अखराज होता है, ठीक है ना। और इस अमल में सिंथेसिस का अमल होता है, जिस अमल के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है नहीं। फिर मैंने कहा कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम, आपका जो इम्यून, बीमारियों से लड़ने का निज़ाम है, उसको ट्रेनिंग देता है आपका माइक्रोबायोम। आज तो आप लोग कहते हो ना कि वैक्सीन लगवा ली है तो वो ट्रेनिंग दे देगी। भाई अल्लाह ने आपको कुदरती तौर पर बच्चे को जब दुनिया में भेजा ना, कि सिस्टम लगा के भेजा माइक्रोबायोम का। आपको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन के मरे हुए कीड़ों की, जो अभी तो सिंथेटिक हो गए हैं। अब तो ओरिजिनल बीमारी के मरे हुए कीड़े भी नहीं डालते वो वैक्सीन में, अब तो सिंथेटिक वैक्सीन आ गई हैं। तो जो है सिंथेटिक वैक्सीन, उस पर आप चले गए हो। तो वो आप लोग सोचो कि आप एक तरह का समझो कि कचरा, प्लास्टिक, बकवास अपने जिस्म में डाल रहे हो। और वो किस लिए डाल रहे हो, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, नैनोबोट हैं और जो है हाइड्रोजेल है, ये चीज़ें किस लिए ऐड की गई हैं? ये सारे इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, कि इंसान को ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ ले जाना है, तो जनाब उसके माइक्रोबायोम को बर्बाद कर दो। अपनी वैक्सीन डालो जो उसके माइक्रोबायोम को ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे, उसके बाद अपनी जगह ले ले, अपना माइक्रोबायोम बना ले। ये इसी तरह से है कि आपके जिस्म के अंदर आपके सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए और आपको पता भी ना चले, ठीक है ना। तो यही तो हाईजैकिंग है, यही तो हाईजैकिंग हो रही है। तो जनाब वो हर हवाले से हो रही है, ग़िज़ा से हो रही है, दवाओं से हो रही है, ठीक है, और उसके लिए टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये माइक्रोबायोम आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। आपके जिगर, मैदे, फेफड़े, आंतें, मुंह, ज़बान, जिल्द, इन सब पर ये माइक्रोब, ये बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बात आ गई आगे कि जनाब अब आप वही बात आ गई कि वैक्सीन लगवाना शुरू हो गए लोग। माइक्रोब को ख़त्म करने में, बर्बाद करने में, जो अल्लाह ताला ने कुदरती आपको ये माइक्रोबायोटा दिया है, इसको बर्बाद करने में, बिगाड़ने में वैक्सीन सर फहरिस्त है। अभी मैं आगे चल के इस पर बताती हूँ, आपको हवाले भी दूंगी, आप जाके खुद सर्च कीजिएगा। तो जनाब होता क्या है कि जब वैक्सीन, हम सिंथेटिक वैक्सीन, mRNA वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद होता क्या है, आपके जिस्म के ये माइक्रोब जो है ना, ये बैक्टीरिया जो हैं, ये जज्बाती और गुस्से में आ जाते हैं। ये बगावत, जैसे आपने इंट्रूडर कर दिया कोई इलाके, कोई बाहर से बैरूनी हमला आवर आ गया मकामी आबादी पर हमला करने, तो ये जज्बाती हो जाते हैं और ऑटो इम्यून रिएक्शन देते हैं। ना सिर्फ ये जज्बाती होते हैं, बल्कि सफ़ेद खुलिये भी खून के जज्बाती हो जाते हैं, ट्रिगर करते हैं। वो अपने ही जिस्म को फिर जो है वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशन का, सोजिश का शिकार हो जाता है, जिसको आप ऑटो इम्यून कहते हो, ठीक है ना। तो इस पे आपको लगा दिया गया है। ऑटो इम्यून रिएक्शंस बच्चों को, बड़ों को, छोटों को हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है ये जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, जब ऑटो इम्यून रिएक्शन बच्चे को ज़ाहिर होना शुरू होते हैं या बड़े को ज़ाहिर होना शुरू होते हैं ना, तो उसको एक नई बीमारी के खाते में डाल देते हैं, ठीक है ना। वो कह देते हैं इसका 1 है, इसका B है, और ये म्यूटेशन हो गई है वायरस की, ठीक है, या एक नया वायरस आ गया है, ठीक है ना। इस खाते में आपको डाल डाल के मज़ीद वैक्सीनों के चक्कर में डाले रखते हैं। जब ऑटो इम्यून होता है एक नई वैक्सीन से, आपका माइक्रोब सिस्टम रिबेल करता है और आपका वाइट ब्लड सेल रिबेल करते हैं। उस नतीजों में जो बिगाड़ पैदा होता है, उसके नतीजे में जो ऑटो इम्यून रिएक्शन होते हैं बॉडी में, तो साइंटिस्ट कह देते हैं जी देयर इज़ अनदर वायरस, हाँ, अनदर जो है ना बैक्टीरिया और समथिंग लाइक दिस, जो बॉडी में इंसानों के पल रहा है, जानवरों से मुंतकिल हो गया है, फलान हो गया है, हवा से आ गया है, पानी से आ गया है। तो वो एक नई बीमारी के खाते में आपको डालते हैं। फिर एक नई वैक्सीन भी तैयार रखी होती है उन्होंने, और वो वैक्सीन फिर मज़ीद बिगाड़ पैदा करती है। तो उससे नई नई बीमारियां, और स्पेशली एक बीमारी जिसका मैं यहाँ ख़ुसूसन जिक्र करूँगी, बच्चों में पाई जाने वाली ऑटिज़म है, ठीक है। ऑटिज़म पहले नहीं थी ना, अब आप देखिए कुछ सालों से आप हर घर में देख रहे हो ऑटिज़म के शिकार बच्चे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं कि आप लोगों ने
पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया, माओं का सिस्टम ख़राब। फिर बच्चा जब नेचुरल बर्थ उसकी नहीं होती, सी सेक्शन से आता है, माँ का दूध अवेलेबल नहीं होता है, बच्चे के अंदर माइक्रोबायोटा उसका होता ही नहीं है, फिर आके उसको जनाब कुछ अरसे बाद इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्शन जब होते हैं तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक कुछ अरसे के बाद लगाना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो उसके माइक्रोबायोटा को और ख़राब करते हैं। तो रही सही कसर बच्चे ने क्या, उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम बनेगा, उसका माइक्रोबियल सिस्टम बनेगा। जब बर्बाद हो गया तो फिर उसकी ब्रेन की नशोनुमा रुक जाती है, बच्चा की बोलने के अमल में रुकावट आ जाती है, ठीक है ना, रुकावट आ जाती है। और वो बच्चा जो है वो बहुत देर से बोलना सीखता है, बहुत देर से अपना बैरूनी दुनिया से राब्ता बनाता है, उसका फोकस का अटेंशन वो नहीं रहता चीज़ों पर, लोगों पर और रिश्तेदारों पर, रिश्तों पर वो नहीं रहता, और बढ़ोतरी का अमल भी उसका मुतासिर होता है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि ऑटिज़म की बीमारी और माइक्रोबायोटा की ख़राबी ये हैंड इन हैंड चल रहे हैं जनाब। देखो ये काम बिगाड़ का ना 1950 से हो रहा है। यहाँ पर मैं एक नाम लूँगी, डॉक्टर जूडी माइकोविट्स। डॉक्टर जूडी माइकोविट्स जो है ना, उसको आप लोग पढ़ो, उसकी किताब भी मौजूद है, प्लेग ऑफ करप्शन। उसका PDF मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगी, आप लोग उस लिंक को जाके उसकी पूरी किताब डाउनलोड कर सकते हो। ये बेस्ट सेलर उसकी किताब है, 2 लाख से ज़्यादा उसकी कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी है, दुनिया की हर इलाके में लोग इसको पढ़ रहे हैं, और अमेज़ॉन की बेस्ट सेलर किताब है। डॉक्टर जूडी माइकोविट्स जो हैं वो वर्ल्ड रेनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और वैक्सीन के ऊपर काम करती रही है जब वैक्सीन सही बन रही थी। अच्छा जी, फिर जब इसमें ख़राबियाँ आना शुरू हुई तो डॉक्टर जूडी ने अलम बगावत उठाया और इनको एक्सपोज किया, ठीक है ना। तो वो कहती हैं कि 1950 से अब तक जो भी वैक्सीन बन रही है वो बर्बादी है, तबाही है सरासर इंसानों की, ठीक है। तो वो कहती हैं कि जब माइक्रोबायोम और इंसान के जिस्म का सेहतमंद ताल्लुक बर्बाद हो जाता है ना, तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, और इस कैफियत को कहते हैं डिस्बायोसिस, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं IBD के इश्यूज़, यानी इंट्रा बाउल डिसऑर्डर, आपके पेट के मसाइल, मोटापा, इब्तदाई शुगर जो होती है वो, जहनी अमराज, डिप्रेशन जो आजकल बढ़ता हुआ मैंने कहा ऑटिज़म है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो डॉक्टर जूडी जो है ना वो कहती हैं कि ये वैक्सीनों से सब कुछ हो रहा है, और जानवरों के जो टिश्यू हैं, अब वो जानवर सूअर भी हो सकता है, वो बंदर भी हो सकता है, नोबडी नोज़, क्योंकि जब वैक्सीन बनाई जाती है जानवरों के टिश्यू इस्तेमाल होते हैं, तो वो रिसर्च में वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करके बच्चों को क्या किया जा रहा है, बच्चों को क्रोनिक बीमारियों का शिकार बनाया जा रहा है। यानी क्रोनिक बीमारियां ऐसी हैं जो हमेशा रहती हैं, ठीक है ना, बहुत देर तक, दायमी बीमारियां जिनको कहते हैं, उसमें मुब्तला किया जा रहा है। और जैसे कि वो कहती हैं कि जैसे कि ऑटिज़म है, ठीक है ना, जो देर तक चलता है। अच्छा, कभी किसी का जल्दी भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर जूडी जो है ना, मैंने अच्छे से आपको बताया कि इनकी दुनिया भर में इज्जत है जनाब। ये हमारे यहाँ के डॉक्टर या स्कॉलर्स की तरह नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नाम मुसलमानों वाले, करतूत, वो कहते हैं नाम मोमिना और करतूत काफिरा, ठीक है ना। तो ये हवाले हमारे, ये हालात हैं हमारे, माफ़ कीजिएगा कि हमें सच के लिए इनकी तरफ देखना पड़ता है, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ लेकिन एक खुदा और इंसानियत पर उनका यकीन है। तो जनाब क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जनाब कि यानी इन्होंने जब एक्सपोज करना किया वैक्सीन के इस धंधे को और माइक्रोबायोम की इस तबाही को, तो उनके ख़ानदान को तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी, इनको जेल में डाला गया, इनके शौहर को कत्ल किया गया, इनके यानी इनको हर तरह का अजियत दी गई, ठीक है ना। तो इनको CIA ने कहीं का छोड़ा नहीं, लेकिन अब तक ये डटी हुई हैं अपने काम पर, उनको एक्सपोज कर रही हैं इन तमाम ख़तरनाक मसाइल के बावजूद। और देखिए अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, चाहे वो कोई भी हो, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो हक़ और सच्चाई के रास्ते पे निकलता है, अल्लाह पाक के फ़रिश्ते उसका साथ देते हैं। ये मेरा ईमान है इस बात पर। सो मैं इस बात पे कहती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब टू माय चैनल या शेयर दिस चैनल, तो मेरे को शेयर नहीं करना है, आपको सच को शेयर करना है। मेरे को सब्सक्राइब नहीं करना, आपने सच को सब्सक्राइब करना है। दिस चैनल हैज़ नो
जो है ना मॉनेटरी इंटेंशंस, कि हमने, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है पैसा कमाने की। अच्छा जी, तो डॉक्टर जूडी ने भी यही काम किया, वो बहुत आगे हैं मुझसे यकीनन। तो जनाब उनका एक प्रोग्राम है लंदन रियल के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। लंदन रियल यूट्यूब का एक चैनल है, बहुत फेमस चैनल है लंदन रियल, और इसके अंदर इनका क्लिप है। उसमें जब मेज़बान उनसे पूछता है कि जनाब 5 बिलियन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली और किसी ने एतराज़ नहीं किया, तो डॉक्टर जूडी कहती हैं कि जी लगवाई है उन्होंने, लेकिन लोगों को पहले खौफ में मुब्तला किया था। याद है आपको कोरोना का सारा ड्रामा, कैसे खौफ में मुब्तला किया गया कि फ़लान वायरस आ गया है और हवाओं में है, पार्क बंद हो गए, ठीक है ना, और एक पतला सा कपड़े का मास्क आपके मुंह पे डाल दिया ताकि रही सही ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, खौफ ज़दा, टेलीविज़न के अंदर अमवात हो रही हैं, फ़लाना मुल्क में इतने गिर गए, उधर इतने गिर गए, सारे ड्रामे, ठीक है। तो उन्होंने कहा लोगों को पहले खौफ में मुब्तला किया गया, फिर इन्होंने वैक्सीन का हल निकाला और लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया कि वैक्सीन नहीं लगाओगे नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है, वैक्सीन नहीं लगाओगे ये हो जाएगा। ये कुछ करके इन्होंने लोगों को वैक्सीन लगवा दी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसी तरह इन्होंने एड्स की भी वैक्सीन निकाली थी और एड्स की वैक्सीन भी लोगों को लगाई थी, लेकिन देख लो एड्स जो है वो आज तक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि एड्स इज़ समथिंग एल्स, एड्स का वायरस नहीं है, एड्स इज़ समथिंग एल्स। आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम किसी वायरस की वजह से नहीं ढह गया। अल्लाह ने इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि एक वायरस की वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और एड्स हो जाए आपको, ठीक है ना। एड्स होता क्या है? एड्स होता यही है कि आपका इम्यून सिस्टम ज़ीरो हो गया है, बीमारी से लड़ने की ताकत आप में नहीं है। एक ज़रा सा ज़ुकाम हुआ उससे भी मर जाएंगे, मरने की चांसेस हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये है इम्यून सिस्टम की डेथ है, उसको एड्स का नाम दिया। वो कहते हैं एक वायरस की वजह से होता है। एक वायरस ऐसा हो गया कि उसने आके एक बड़े इतने वजूद को ढा दिया, ऐसा नहीं है। वो कहती है सब झूठ है, बकवास है, देयर इज़ नो वायरस ऑफ एड्स, ठीक है ना। इतनी बड़ी हस्ती आप लोग को एक्सपोज करके दे रही हैं, उनकी किताब पढ़िए, PDF मौजूद है, आप पढ़िए, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वो कहती हैं कि अच्छा, फिर आगे मेज़बान अगला सवाल पूछता है। वो कहता है कि वैक्सीन जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए नहीं है, ये ख़ात्मे के लिए है। आपने ये कहा है जूडी, आपने कहा है कि वैक्सीन मुदाफ़ियत के लिए नहीं है, बीमारियों से लड़ने के लिए नहीं है, ये ख़ात्मे के लिए है, यानी एक्सट्रीमिनेशन के लिए है। जूडी कहती हैं शॉकिंग रिप्लाई, जूडी कहती हैं जी हाँ बिल्कुल, इसको कह लें स्टेरिलाइजेशन, इंसानों का स्टेरिलाइजेशन, यानी इंसानों की नस्ल को ख़त्म करना। अब आप बताओ इससे ज़्यादा कोई घिनौना काम हो सकता है कि अल्लाह की खूबसूरत तरीन जो है मखलूक इंसान, उसको उसकी एक्सट्रीमिनेशन का प्लान कोई बनाए और वैक्सीन से करे, ठीक है। तो वो कहती हैं जी हाँ, ये वैक्सीन नहीं, ये स्टेरिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन काइंड है, इंसानों की तबाही, बर्बादी, उनकी नस्ल कुशी है। अब आप इससे ज़्यादा क्या और कहेंगे, ठीक है ना। अब माइक्रोबायोम पर आ जाओ कि माइक्रोबायोम जब नहीं होगा तभी ये सब कुछ होगा, बर्बाद होंगे। माइक्रोबायोम को बर्बाद करने के लिए इन्होंने तरह तरह की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स और तरह तरह की जाली खुराक, जो GMO और हाइब्रिड नस्ल के बीज और फसलें और ऊपर से 5G, ये सारा मलगूबा बना के आपको दिया है, जिसमें आप सर से पांव तक डूबे हुए हो और दिन रात इसको इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, पित्ते में पथरी हो गई है, ब्रेन की फॉग होती है, बच्चे को ऑटिज़म है, आपका बेबी नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, आपकी ब्रेस्ट में मिल्क नहीं है, आपको फाइब्राइड होते हैं, तो आप यकीन कीजिए आपका माइक्रोबायोटा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है माइक्रोबायोटा, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, इस पर एक और डॉक्टर भी हैं जो माइक्रोबायोम पर काम करती हैं, उनका नाम है डॉक्टर हैज़न, HAZAN हैज़न। ये कैलिफोर्निया में होती हैं, वर्ल्ड रेनाउंड हैं, ये भी रिसर्च करती हैं, मरीज़ों का डाटा इकट्ठा करके दवाइयों की कंपनियों को भी देती हैं कि ये आपकी दवा के असरात आए हैं। वो अपनी एथिकल मॉरल वैल्यूज़ की वजह से स्टैंड लेती हैं, जो सही डाटा होता है वो दवाओं की कंपनी को देती हैं, आगे वो फॉलो करें या ना करें फिर ये उनका मामला है, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर हैज़न जो है ना, हाज़न, वो भी इस पर बात करती हैं। वो कहती हैं कि माइक्रोब बहुत अहम है, अगर माइक्रोब ना हो आपके जिस्म में तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम
ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ज़िंदा नहीं रह सकेगा। इंसान का जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए माइक्रोबायोम ज़रूरी है। वो कहती हैं कि कॉफ़ी से, ड्रिंकिंग से, स्ट्रेस से, जीएमओ की ग़िज़ा से, ये सारे माइक्रोबायोम को, वैक्सीन, ये सब तबाह कर रही है। डॉक्टर हाज़न भी यही कहती हैं। ठीक है, वो कहते हैं माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया भी आपके जिस्म में होने चाहिए, फिर बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, तरह तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए, एक दो नहीं कई किस्मों के बैक्टीरिया होने चाहिए, ताकि फिर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे भी, उनकी ट्रेनिंग भी होगी। ठीक है ना। तो अच्छा, फिर देखिए वो कहती हैं कि तरह तरह की बैक्टीरिया कब होंगे, जब आपकी फूड, देसी ग़िज़ाओं की वैरायटी खाएंगे आप, तरह तरह की ग़िज़ाएँ, तरह तरह के फल, तरह तरह के अनाज आप खाएंगे, एक तरह की ग़िज़ा नहीं खाएंगे। ठीक है ना। सिर्फ बर्गर पे नहीं जिएंगे आप, और सफ़ेद आटे पे नहीं जिएंगे, बेकरी की चीज़ों पे, मैदे पे नहीं जिएंगे, जो जीएमओ और हाइब्रिड नस्ल के बीज हैं वो नहीं, देसी ग़िज़ाएँ खाएंगे, देसी बीजों से बनने वाली और सब्जियां जो हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, तो आपका माइक्रोबायोम में डाइवर्सिटी होगी, वो सेहतमंद होगा। अच्छा, फिर वो आगे ये भी कहती हैं कि और भी बहुत चीज़ें हैं जो माइक्रोबायोम को ख़राब कर रही हैं। देखो, जो बर्तन हम धोते हैं, बर्तन धोने का जो साबुन है उसमें केमिकल है, दांत जो आप वो केमिकल बर्तनों में आप नौकरानियाँ क्या करती होंगे, मोस्टली लोगों ने नौकर रखे हुए हैं। जब उससे आप बर्तन धोते हैं, कहीं ना कहीं सर्फ रह जाता है, वो जब खाने में आता है तो अंदर जो माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वो उस सर्फ से, उसके जहर से मर जाते हैं। इसी तरह टूथपेस्ट जब आप करते हो, टूथपेस्ट जब आप मुंह के अंदर डालते हो, उसके अंदर फ्लोराइड है। फ्लोराइड तो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होती थी, मुंह के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को मार देती है। अब हेल्दी बैक्टीरिया मुंह के अंदर से शुरू होते हैं, आपने वहीं से उसकी मारपीट शुरू कर दी टूथपेस्ट से। मिसवाक थी जिसमें 70 बीमारियों का इलाज था, वो हमने छोड़ दी, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। ठीक है जी, आगे चलो, आगे चलते हैं जनाब। फिर वो कहती हैं कि आपके जो माइक्रोब हैं वो कहती हैं कि माइक्रोब जो हैं उनके फाइलम होते हैं। फाइलम क्या है? बड़े ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं ना, एक फाइलम, दो फाइलम, तीन फाइलम। बैक्टीरिया के बहुत सारे फाइलम होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनमें डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो वो कहती हैं कि ये अमेरिका में चूंकि वो रहती हैं, तो वो कहती हैं 2 से 3 तरह के जो फाइलम हैं वो अमेरिका के लोगों के माइक्रोबायोम में हैं। इसी तरह वो कहती हैं कि इसी तरह वो कहते हैं तरक्की पजीर जो ममालिक हैं ना, उसमें जैसे कि अफ्रीका वगैरह का, वो कहती हैं कि वहाँ पे अगर आप चले जाओ तो वो आप देखो ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें भी लोग खा रहे होते हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उनका माइक्रोबायोम ज़्यादा लड़ने वाला होता है, उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, और वो ज़्यादा फाइलम के माइक्रोबायोटा उनके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि जो जितने ज़्यादा फाइलम के बैक्टीरिया आपके माइक्रोबायोम में, आपके गट में होंगे, आपकी आंतों में, आपके मैदे में, छोटी आंत बड़ी आंत में, तो उतना ज़्यादा आपका क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा। वो कहती है अमेज़ॉन के जंगल में जो लोग रहते हैं, अमेज़ॉन का जो जंगल है वहाँ पर 8 फाइलम हैं, आमतौर पर दुनिया में 3 या 4 हैं ज़्यादा इलाकों में बैक्टीरिया के बड़े ग्रुप। अमेज़ॉन में 8 बड़े ग्रुप हैं बैक्टीरिया के अमेज़ॉन में। अब अमेज़ॉन के जंगल कौन बर्बाद करना चाहता है? बिल गेट बर्बाद करना चाहता है, और बड़े बड़े जो एलीट्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, उसके सारे जंगल काटना चाहते हैं। समझ आ रही है क्यों काटना चाहते हैं? जी हाँ, इसीलिए कि वो बैक्टीरिया की अफजाइश का कुदरती माहौल है वहाँ पे। अच्छा जी, फिर वो बताती हैं कि आगे बात करती हैं डॉक्टर हाज़न, तो कहती हैं कि माइक्रोबायोम जो है वो किससे बर्बाद होता है? वो कहती है जब बच्चा पैदा होता है, तो अगर कुदरती तरीके से पैदा ना हो, बच्चा सी सेक्शन से पैदा हो, तो उन बच्चों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनका माइक्रोबायोम ख़राब हो जाता है। यानी कि जो वजाइनल बर्थ नहीं होती, नेचुरल बर्थ नहीं होती, अगर सी सेक्शन से होते हैं तो उन बच्चों का भी माइक्रोबायोटा ख़राब हो जाता है। इसी तरह जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, उनकी माँ खुद उनको दूध नहीं पिलाती, अपनी छाती से दूध नहीं पिलाती, तो उन बच्चों का भी माइक्रोबायोटा ख़राब होता है। इस तरह वो कहती हैं कि जो है यानी जो बोतल का दूध पीते हैं, उन बच्चों का भी माइक्रोबायोटा ख़राब होता है। इस तरह वो कहती हैं कि मैंने एक रिसर्च की, डॉक्टर हाज़न कहती हैं कि 34 मरीज़, मैं सारा हवाला ये आपको दे दूंगी डॉक्टर हाज़न का, आप लोग जाके ख़ुद भी उनको सुन सकते हैं पूरा प्रोग्राम। 34 मरीज़ों पे उन्होंने रिसर्च की कि वैक्सीन वाले मरीज़ थे, तो उन्होंने देखा
कि वैक्सीन ने उनके माइक्रोबायोम को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने कहा कि 8% में कुछ थोड़े से बैक्टीरिया रह गए थे और 50 से 70% जो है उनका माइक्रोबायोम बर्बाद हो गया था। ठीक है, 50 से 70% माइक्रोबायोम उनका तबाह हो गया था। फिर उन्होंने उनको कुछ यानी कि 8% में ऐसे 8% कुछ ऐसे लोग थे 34 में से जिनका 50 से 70% हिस्सा जो है माइक्रोबायोम का बर्बाद हो गया था। फिर डॉक्टर हाजन ने उनको 4 से 9 महीनों के बाद दोबारा टेस्ट उनका लिया तो पता चला कि उनका माइक्रोबायोम 0 हो गया। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया पहले थे जब शुरू में वैक्सीन लगी, तो वैक्सीन के फिर 4-9 महीनों के यानी कि बाद उन्होंने ये टेस्ट करने के बाद जो उनका टेस्ट लिया 4-9 महीनों के बाद तो वो 0 था उनका माइक्रोबायोम। तो डॉक्टर हाजन ने बताया कि जनाब यानी कि ये 100% मार देती है माइक्रोबायोम को आपके। अच्छा, बुरे माइक्रोबायोम की निशानियाँ अब आप कहेंगे कि बताइए मैडम कि सिस्टर अंजुम या जो भी कि बुरे माइक्रोबायोम की निशानियाँ क्या हैं। निज़ाम के मसाइल जो मुस्तकिल रहते हों, ठीक है ना, पेट का जैसे मैंने कहा सूजना, पेट का मुस्तकिल ख़राब होना, कब्ज़ का रहना, वज़न का कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, ठीक है, पुरानी थकन होना यानी क्रोनिक आपको टायर्डनेस हो जाए, और शुगर क्रेविंग, आपको चीनी की चीज़ें ज़्यादा पसंद आएँ, ये जो ठंडे मशरूबात हम पीते हैं या पेप्सी कोक फलाना ढिमकाना ये सब कुछ हम हमारा चलता है, बेकरी की चीज़ें मीठे खाते हैं हम वो, और ये सब कुछ, ठीक है, ये शुगर क्रेविंग। अच्छा, शुगर क्रेविंग में सिर्फ शुगर से बनी हुई चीज़ें नहीं है, सफ़ेद आटे की रोटी, मैदे से बनी हुई चीज़ें वो सारी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना, ये शुगर क्रेविंग सारी इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैदे में जलन, जहन पर गुबार, ठीक है ना, ये तमाम निशानियां हैं कि जो यादाश्त का कमज़ोर होना, ठीक है, ब्रेन फॉग होना यानी कि जहन पर गुबार सा छाए रहना, सही क्लैरिटी ना होनी, किसी इशू पे आप सोचते हैं तो थक जाते हैं। अच्छा, मिजाज का उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, बेख्वाबी है, जिल्द के मसाइल है, और बार बार आपको नज़ला हो जाता है, बार बार ज़ुकाम हो जाता है, चेस्ट के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऑटो इम्यून हो जाता है, बच्चों को ऑटिज़म हो जाता है। ये सारे आपको बता रहे हैं कि जनाब ये सारे आपको बता रहे हैं इस चीज़ की निशानियां हैं कि आपका माइक्रोबायोम ख़राब है। ठीक है ना, तो ये सारा अब ये जो है ये इसकी निशानियाँ। अब इसकी अंदर जो बच्चों में देखिए, अब जो ऑटिज़म में बच्चों का कितना सीरियस इशू होता है कि उनकी कम्युनिकेशन रुक जाती है, उनका जो एक मखसूस किस्म की वो टिपिकल बिहेवियर का पैटर्न शो करते हैं, उनकी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ आ जाती है, इंटेंस सेंसरी सेंसिटिविटीज़ आ जाती हैं, बहुत एक्सट्रीम पे जाके रिएक्शन देते हैं। ठीक है, देर से बातचीत करते हैं, लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है, आंख मिला के बात नहीं करते हैं, अपना उनका नाम पुकारो तो देर से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना, और छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत डिस्ट्रेस शो करते हैं, बेचैनी शो करते हैं, एंग्जाइटी शो करते हैं। अगर आप गूगल करो ना, वहाँ लिखो कि विच हार्मोन्स और एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड फोकस इन चाइल्ड, तो आपको 2 हार्मोन्स मिलेंगे जो बातचीत और जहन की नशोनुमा के लिए अहम जाने जाते हैं। 2-3 हैं, पहला है डोपामीन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है एस्ट्रेडियल। ठीक है, अब ये जो डोपामीन है वो फोकस के लिए, मोटिवेशन के लिए, स्पीच के लिए, बच्चे की जो पैदाइश है माँ के जिस्म में उसके लिए, दूध पिलाने के मामलात में, जिनसी मामलात में, समाजी मामलात में, स्ट्रेस एंग्जाइटी के जो हार्मोन है उनको कम करने में, जो कोर्टिसोल को कम करने के लिए डोपामीन का होना ज़रूरी है। ये कितना अहम हार्मोन है डोपामीन। पहले था कि ये ब्रेन में बनता है, ब्रेन में भी बनता है, लेकिन इसका अक्सर हिस्सा आपके पेट में बनता है, बैक्टीरिया बनाते हैं इसको, इसकी नशोनुमा करते हैं, माइक्रोबायोम इसको बनाता है डोपामीन। दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन भी ज़बान सीखने के लिए, समाजी ताल्लुकात के लिए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों जो है ना, यानी कि डोपामीन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों जो है ना माइक्रोबायोम और गट के साथ छोटी बड़ी आंत के साथ जुड़े हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया इनकी पैदाइश करते हैं और इनको स्टिमुलेट करते हैं, यानी इनको इसमें तेज़ी लाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इसको। अच्छा जी, यानी कि ये अब देखें ये कहाँ बनते हैं। अगर आप गूगल कर लो कि जनाब ये
कहाँ बन रहे हैं, यानी अगर आप कहो कि ऑक्सीटोसिन कहाँ बन रहा है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो प्रोड्यूस होता है एंट्रोसाइट एपिथेलियल में। एंट्रोसाइट एपिथेलियल, आप कहोगे कि मैडम एंट्रोसाइट एपिथेलियम क्या है? जनाब एंट्रोसाइट एपिथेलियम क्या है? ये छोटी बड़ी आंत के खुलिये हैं, ठीक है। ये पानी को जस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को जस्ट करते हैं, प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं हजम शुदा खुराक से और फिर खून तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं इसी खुलियों में जो ऑक्सीटोसिन और डोपामीन की पैदाइश करते हैं, ठीक है। अब देख लो कि ये खुलियों के अंदर यानी बैक्टीरिया मौजूद हैं। जिस्म के अंदर छोटी बड़ी आंत की खुलियों में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके दो हार्मोन बना रहे हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन। अगर बच्चे के अंदर उसकी छोटी बड़ी आंत में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, चाहे उसको माँ से नहीं मिला या बाद में बर्बाद हो कर दिया है आपने वैक्सीन लगा के, दोनों सूरतों में बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा। मानो न मानो खुद जाओ और जाके सर्च करो। मैं आपको एक आर्टिकल दूंगी, यहाँ पर भी एक आर्टिकल खुला हुआ है कि माइक्रोबियल स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम वाया सेक्रेटिन सिग्नलिंग। यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से क्या किरदार है, माइक्रोबियल स्टिमुलेशन कैसे होती है और जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, किससे? आंतों से। तो ये आप इसको पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। देखो यहाँ पे डाउनलोड का भी बना हुआ है निशान, इसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी मैं। तो आप पढ़ें, देखें कि किस तरह से आपका डोपामीन और ऑक्सीटोसिन आपके इंटेस्टाइन में बन रहा है। ये एक रिसर्च है जो इन तमाम लोगों ने की है। इन तमाम लोगों ने, ये प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में, आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। इन्होंने रिसर्च की है, ये आर्टिकल लिखा है, साइंटिफिक रिसर्च है। और ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएसए, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, उनका ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। कोई आम चीज़ नहीं आपको दे रही हूँ। आप देख लो कि ये दोनों वहाँ बनते हैं। वो बता रहे हैं कि ये आपकी जो है यहाँ पर आपकी छोटी बड़ी आंत की अंदर जो खुलिये होते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन और डोपामीन बनता है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जनाब तीसरा वाला एस्ट्रेडियल जो है वो क्या है? जब मैंने कहा एस्ट्रेडियल है, एस्ट्रेडियल जो है ना वो भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो क्या करता है कि यानी सिंथेसाइजिंग, ये बायोटा के अंदर अहम किरदार अदा करता है कि माइक्रोबायोम की सिंथेसाइजिंग करता है और मुहर्रिक रहता है और इनको रेगुलेट करता है, इनका लेवल, यानी कि बैक्टीरिया ज़्यादा अपनी तादाद से बढ़ ना जाएं, ठीक है, उनके ऊपर नज़र रखता है। कौन? एस्ट्रेडियल हार्मोन, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रेडियल जो है वो कहाँ पे बनता है? आप कहेंगे जनाब ये जो एस्ट्रेडियल है ना ये असल में यूट्रस में है, एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर होता है और ये जो चर्बी वाले टिश्यूज़ होते हैं एडिफॉस, उसके ऊपर ये उसके टिश्यू में ये मौजूद होता है हार्मोन एस्ट्रेडियल, ठीक है। तो जो एस्ट्रेडियल है वो भी, उसका भी बहुत अहम किरदार है। किस में? ये माइक्रोबायोम के ऊपर, उनकी तादाद के ऊपर कंट्रोल करने में। तो आपने देखा कि डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रेडियल तीनों हार्मोन जो है आपके माइक्रोबायोम के साथ रिलेटेड हैं। और फिर बच्चे की नशोनुमा, उसकी स्पीच थेरेपी, उसकी दिमागी नशोनुमा, उसकी बोलचाल और ऑटिज्म से जितने मसले हैं उस बच्चे को नहीं होंगे जिसकी छोटी बड़ी आंत में माइक्रोब का सिस्टम सही काम कर रहा है, क्योंकि माइक्रोब ही ऑक्सीटोसिन बना रहे हैं, ठीक है। माइक्रोब ही ऑक्सीटोसिन बना रहे हैं और डोपामीन भी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक बैक्टीरिया है डोपामीन, एक बैक्टीरिया है जो डोपामीन की पैदाइश करता है। एक बैक्टीरिया जो ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों की पैदाइश करता है, वो बैक्टीरिया जिसका नाम है, आप सर्च कर सकते हो, रेटोराई, ठीक है, लैक्टोबैसिलस रेटोराई, लैक्टोबैसिलस रेटोराई,
LACTOBACILLUS, लैक्टोबैसिलस रेटोराई, REUTERI। ठीक है, लैक्टोबैसिलस रेटोराई बैक्टीरिया है जो छोटी बड़ी आंत में मौजूद है, जो ऑक्सीटोसिन और डोपामीन बनाता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामीन क्या करते हैं? दिमाग की नशोनुमा करते हैं, बच्चे को बोलने में, बढ़ने में, समाजी ताल्लुकात में, फोकस करने में, ठीक है ना, इन तमाम इश्यूज़ के अंदर उसको हेल्प आउट करते हैं। तो ऑटिज़म और इनका कितना गहरा ताल्लुक पेट के साथ है, समझ आ गई? अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि कैसे, अब इस बैक्टीरिया जिसका मैंने नाम लिया ना, लैक्टोबैसिलस रेटोराई, इसके ऊपर भी आप देखो एक आर्टिकल पढ़ा है, ये आर्टिकल पढ़ा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है रोल ऑफ माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सेस इन रेगुलेटिंग डोपामिनर्जिक सिग्नलिंग। डोपामिनर्जिक सिग्नलिंग के अंदर माइक्रोबायोटा का क्या किरदार है दिमाग के साथ, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और फिर वो बैक्टीरिया जिसका मैंने नाम लिया लैक्टोबैसिलस रेटोराई, ठीक है, जो किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, मैंने कहा कि ये देखिए कि रोल ये ऑक्सीटोसिन और डोपामीन की पैदाइश और नशोनुमा के लिए लैक्टोबैसिलस, वो कहता है, ये भी आर्टिकल है, रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस रेटोराई इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अगर ना हो तो कौन सी डिजीज़ होंगी और हेल्थ में क्या किरदार है लैक्टोबैसिलस रेटोराई का, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA उनकी वेबसाइट पर साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो इन तमाम साइंटिस्ट ने, वायरोलॉजिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस पर काम किया है। ठीक है जनाब, आगे चलो आगे चलो। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर जहन में आता है कि बच्चों का माइक्रोबायोम पेरेंट भी ख़राब करते हैं। अगर जिस पेरेंट का अपना माइक्रोबायोम नहीं होगा तो उसके बच्चे का भी माइक्रोबायोम, जो माँ का नहीं होगा तो बच्चे का भी माइक्रोबायोम ख़राब हो जाएगा। देखो माइक्रोबायोम का ताल्लुक जो है ना वो गाल ब्लैडर के साथ भी है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये देखो एक आर्टिकल है ये वाला, अब इसको भी मैं खोलती हूँ आपके लिए कि इसमें वो क्या बता रहा है। इस आर्टिकल में वो बताता है कि द पेरेंटल गट माइक्रोबायोम, वालदैन का जो माइक्रोबायोम है बैक्टीरिया का, आर वी कॉलोनाइज्ड विद बैक्टीरिया इन यूट्रो, क्या यूट्रस के अंदर हमें बैक्टीरिया मिलते हैं मदर से। तो ये आर्टिकल यही बताता है, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो या पूरा पढ़ लो, कि माँ से बच्चे को यूट्रस के अंदर उस माइक्रोबायोम या बैक्टीरिया मिलते हैं। तो अगर जिस माँ का माइक्रोबायोम नहीं होगा, ख़राब होगा, अंडर अटैक होगा, तो उसके बच्चे का भी माइक्रोबायोम ख़राब होगा। अब अक्सर माएँ जो हैं वो उनके जिगर ख़राब होते हैं या पित्ते ख़राब होते हैं, मैदे की ख़राबी होती है, एंटीबायोटिक्स खा रही होती हैं, उनका माइक्रोबायोटा बहुत ख़राब होता है। देखो बड़ा लिंक है, अगर आप कहेंगे तो निज़ाम इंहज़ाम में बहुत अहम किरदार है पित्ते का। आपको पता होगा पित्ते की पथरी भी लोगों को होती है, पित्ते का जो है इंसुलिन बनाने का जो फंक्शन है, शुगर के जो अमराज हैं वो सारे इससे रिलेटेड हैं। तो जो गाल ब्लैडर है ना, पित्ता है, और इसका गट का माइक्रोबायोम, इनका दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी कि गट के यानी पेट के बैक्टीरिया जो है ना वो क्या करते हैं, बाइल के एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, यानी कि पित्ते के एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, और जबकि पित्ते का बाइल जो है वो बैक्टीरिया को मतवाजन करता है। दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, मतवाजन रखते हैं। यानी कि बैक्टीरिया पित्ते के जूस को और पित्ते का जूस बैक्टीरिया को, दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। कोई एक अगर ख़राब हो जाएगा तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ देखो गाल ब्लैडर यानी पित्ते पर क्या रिसर्च पड़ी हुई है, वो क्या कह रहे हैं जी, वो कहते हैं कि गाल ब्लैडर ये भी एक है, गाल ब्लैडर डिजीज़ एंड रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी। वो औरतें जिनके मेंसेस रुक गए हैं उनको अक्सर शुगर हो जाती है। वो क्यों हो जाती है कि गाल ब्लैडर की पित्ते की डिजीज़ होती है और टाइप 2 डायबिटीज़। तो पित्ता कब ख़राब होता है, जब आपका माइक्रोबायोम के बैक्टीरिया ख़राब हो जाते हैं या वो तादाद में बढ़ जाते हैं जो पित्ते को ख़राब कर देते हैं। ये शुगर क्यों होती है, शुगर इसी वजह से होती है,
शुगर देखो, हमें कहा जाता है कि जनाब शुगर इंसुलिन नहीं बना रहा, पित्ता जो है आपका जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही, शुगर हो गई है जी। शुगर डायरेक्ट खून में चली जाती है ना, फिर शुगर बढ़ जाती है, कहते शुगर हो गई है। तो आपका पित्ता क्यों इंसुलिन नहीं बना रहा? क्योंकि वहाँ पे आपके गट बैक्टीरिया ने कब्जा जमा लिया है, गट बैक्टीरिया बढ़ गए हैं और वो उन्होंने गाल ब्लैडर को मुतासर कर दिया है, उसके फंक्शन को मुतासर कर दिया। अब इंसुलिन नहीं बन रही या बहुत कम बन रही है। तो दोनों सूरतों में वो कहता है कि जब गाल ब्लैडर, अब देखो गाल ब्लैडर के पथरी होती है, आप पित्ते को निकाल देते हो, पित्ता जब निकल गया तो बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम का सिलसिला तो ख़राब हो गया ना, आपके जिस्म का हाजमा तो डॉक्टर ने ख़राब कर दिया सर्जरी से, ठीक है ना। सर्जरी जो है ना जब आप करते हो पित्ते की, तो उसके सिलसिले में आपका जो पित्ते के जूस ने आपके गट के बैक्टीरिया को रेगुलेट करना था वो ख़राब हो गया, अब वो नहीं कर सकता, पित्ता है नहीं वहाँ पे। तो जब आप प्रेग्नेंट होगे तो बच्चे को जो माइक्रोबायोम मिलेगा वो अनहेल्दी होगा, फिर बच्चा ऑटिज़म का शिकार होगा। ये सिलसिला होता है। आप लोग दूर जाके सोचते नहीं हो चीज़ों को, ये पढ़ा है देखें आप, ठीक है ना। अब ये देखो, हाँ अब मैंने कहा ना सर्जरी से जब पित्ता निकाल दोगे तो फिर क्या होगा, तो उस सिलसिले में भी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। वो कहता है कि यहाँ पर देखो कि वो कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोलेसिस लेक्टोमी, कोलेलेस लेक्टोमी, ये एक है यानी कि कोलेसिस लेक्टोमी, इम्पैक्ट ऑफ कोलेसिस लेक्टोमी ऑन द गट माइक्रोबायोटा, अ केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। वो कहता है कि ये जो अमल है ना, ये कोलेसिस लेक्टोमी, वो कहता है ये एक ऑपरेशन के ज़रिए जब आप पित्ते को निकलवा देते हो ना, ये वो सर्जरी है। वो कहता है कि आपके गट के माइक्रोबायोटा पे इसका क्या असर होता है ये बता रहा है। और वो क्या बता रहा है, इसमें मैंने तो पढ़ लिया है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। वो यही बता रहा है कि ये गट के माइक्रोबायोम ख़राब हो जाते हैं, आपका मतवाजन हाजमा ख़राब हो जाता है। अगर आप ये, इसीलिए आम लोगों पे आपने सुना होगा कि पित्ता निकलवा दिया अब हल्की ग़िज़ा खाना, क्योंकि अक्सर लोग फिर डायबिटिक हो जाते हैं, आपका माइक्रोबायोम ख़राब हो गया है। तो बड़ी केयर करनी पड़ती है, ये चीज़ें हमें कोई नहीं बताता कि भाई सीधा सीधा पथरी होगी निकाल दो। देयर आर नंबर ऑफ रीज़न कि पथरी है क्या, पथरी क्या होती है, वो जो उसका अपना जूस है ना वहाँ खुश्क हो जाता है, वो कंकरों की शक्ल में बन जाता है। उसके जूस को आप रेज़ा रेज़ा करके, होम्योपैथी की दवाएं हैं, आप खाइए, लंबा टाइम लेगा लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाएगी, आपका पित्ता दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। ये तो हमारी सोच है कि एक दफ़ा कोई चीज़ ख़राब होगी, दांत ख़राब हो गया निकाल के बाहर फेंको, पित्ता ख़राब हो गया, पत्थर हो गया, बाहर निकाल के फेंको। मैं आपको अपने भाई का ही तजुर्बा बता रही हूँ कि उनको मल्टीपल स्टोन्स थे, ही वेटेड, ही टुक होम्योपैथिक मेडिसिन, लंबा टाइम लगा, तकलीफ भी उठानी पड़ी, लेकिन पूरे प्रोसेस से गुजरा और वो पथरी टूट के रेज़ा रेज़ा होकर निकल गई उनके पेशाब के रास्ते से। तो देखिए इंसान की बॉडी अपने आप को रीजेनरेट करती है। ये जो मेडिकल साइंस है, एलोपैथी, इसने ये सिखाया कोई चीज़ ख़राब हो गई निकाल बाहर फेंको, निकाल बाहर फेंको के बाद क्या होता है, माइक्रोबायोटा बर्बाद हो जाता है। किससे? कोलेसिस लेक्टोमी। एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल होती है। कोलेसिस लेक्टोमी जो है ना, ये सर्जरी है पित्ते की, ये करवा के आप लोग अपना माइक्रोबायोटा बर्बाद कर देते हो। अब जिस्म में खुशी का क्या सिलसिला होगा, ऑक्सीटोसिन कैसे बनेगा, आपको डोपामीन कैसे आपकी बॉडी में बनेगा, ये दो हार्मोन है जो आपकी खुशी से रिलेटेड है, ठीक है ना, समाजी ताल्लुकात से। आप टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में क्यों जाते हो, पित्ता निकलवा दिए जी। देखो मैंने आपको कहा इंसान जिस्म और रूह का बैलेंस है, ठीक है। इन तमाम आज़ा की जो अल्लाह ने हमें दिए, इनका भी एक कॉन्शियसनेस है। आप इनकी कॉन्शियसनेस को ख़राब करेंगे, आपका कॉन्शियसनेस जो आपकी रूह के ऊपर असरात आएंगे, आप ना खुश रहोगे, ठीक है, डिप्रेशन में जल्दी चले जाओगे। तो ये चीज़ें फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं बाद में, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ, ये सारा आप पढ़िए आर्टिकल कि माइक्रोबायोम को बर्बाद कर देता है कोलेसिस लेक्टोमी, ठीक है ना, सर्जरी, ठीक है जी। अब जनाब आगे चलो, अब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। अब आप कहोगे कि भाई कोई हल भी तो बताओ, सारा कुछ कर दिया अब ये हो गया, तो भाई कैसे चलता है सिलसिला। भाई बात ये है कि सिलसिला चलेगा प्रीबायोटिक से और प्रोबायोटिक से। अब प्रोबायोटिक वही है
जो मैं बात कर रही हूँ माइक्रोबायोम, हेल्दी बैक्टीरिया, ठीक है ना, और खमीर जो हम खाते हैं जो गट की हेल्थ के लिए लाजिम है, और कुछ प्रीबायोटिक होते हैं जो प्रोबायोटिक के लिए यानी बैक्टीरिया के लिए लाजमी होते हैं। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, इन दोनों पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, ठीक है ना। जो प्रोबायोटिक होते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जब मैंने अभी बताया आपको कि आपका ऑक्सीटोसिन, आपका डोपामीन, इन चीज़ों को और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत वो है, ठीक है। फिर ये आपको मिलता कहाँ से है? दही से मिल रहा है आपको, फर्मेंटेड सब्जियों से मिलता है आपको। आप फर्मेंटेड सलाद बनाओ, कभी मैं कोशिश करूँगी कि आपके सामने शेयर करूँ फर्मेंटेड लेमन बनाने के लिए, और मैं फर्मेंटेड सैलड भी बनाती हूँ सब्जियों का, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं। दही जो घर में आप बनाएं मट्टी के बर्तन में और फ्रेश बनाएं और खाएं, ठीक है। और कम्बूचा, किमची, ये अचार चटनियाँ हैं जो चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, ये इनमें यानी फर्मेंटेड फूड और दही के अंदर जो है ना हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब प्रीबायोटिक जो हैं वो क्या हैं? प्रीबायोटिक जो है ना ख़ास किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको जैसे कि इनोलिनिन और सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ठीक है, जिसमें जो पाए जाने वाला पेक्टिन है वो, ठीक है ना, ये ख़ास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि प्रीबायोटिक क्या है? ख़ास किस्म के नशास्ता है जो कहलाता है पेक्टिन और इनोलिन, ठीक है ना। इनोलिन और पेक्टिन ये प्रीबायोटिक हैं। ये क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये पौधों यानी कि फलों, फूलों, सब्जियों, अनाज, इनकी बैरूनी दीवार के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। हम तो चीज़ों को छील छील के खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? हम कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर गंद होगा, मट्टी होगी, दवाएं छिड़की हुई हैं, यही है ना। तो ये मसाइल तो हैं। अब देखिए जहरीली दवाओं का स्प्रे जब करते हैं वो स्किन के अंदर भी तो किसी हद तक जाता होगा। और फिर ये कि हम जब जो ऑर्गेनिक नहीं होते फल फ्रूट, ठीक है ना, हाइब्रिड और जीएमओ हैं, वो क्या हैं? उनके सेल वाल में तो इसकी वो मिकदार होगी ही नहीं पेक्टिन और इनोलिन की, ठीक है ना। तो बड़े मसाइल हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो है ना प्रीबायोटिक हज़म नहीं होते हैं, जैसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया तो हज़म होते हैं ना, दही खाते हैं, दही ख़ुद भी हज़म होता है और हज़मे में फिर आगे जाके मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाता है। अच्छा, लेकिन प्रीबायोटिक हमारे लिए नहीं है, वो बैक्टीरिया का खाना है प्रीबायोटिक, ठीक है ना। यानी वो बैक्टीरिया को मिलेगा, फिर बैक्टीरिया हमें मदद करेंगे। अच्छा, वो बैक्टीरिया का खाना जो है ना वो हमारे मुंह से चलता है और फिर कोलन में जाता है, बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा, ठीक है ना। वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये प्रीबायोटिक जो है ना, यानी इनोलिन और पेक्टिन जो फलों की, अनाज की बैरूनी जिल्द में होते हैं, वो इनको मुफीद बैक्टीरिया को फर्मेंट करते हैं। अच्छा, यानी कि दोबारा पैदा करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को। फिर वहाँ पर जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं जो इंसान की गट की हेल्थ और जो आंतों की जो लेयरिंग होती है उसकी हेल्थ, उससे रिलेटेड हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और इंसान में जो चर्बी के लिए जो मालिक्यूल और खुलिये हैं, वो जो तवानाई की ज़ख़ीरा है वो भी बनाने में मदद देते हैं, ठीक है ना। और फिर ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद देते हैं। यानी आप जाके बैक्टीरिया को जब ग़िज़ा दे रहे हो तो बैक्टीरिया भूखे नहीं रहेंगे, वो जिस्म को इन्फ्लेमेशन नहीं देंगे, ये भी एक फैक्टर है। और फिर हेल्दी बैक्टीरिया होंगे और जिस्म की इन्फ्लेमेशन कम होगी। अच्छा, ये जो प्री बायोटिक है ना वो कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं? जैसे मैंने कहा कि बैरूनी जिल्द में होते हैं, सेल वॉल में होते हैं, फलों और सब्जियों के, ठीक है ना। और वो कौन से फल सब्जियाँ हैं? लहसुन, प्याज, सब्ज़ प्याज, लीक, एस्परेगस, बेरीज, सेब, अनाज, जौ, बारले, फलियाँ, दालें, ठीक है। आप कहेंगे ये सारा जो है आपको ये ख़ास किस्म का निशास्ता यहाँ से मिल गया। अब पेक्टिन कैसे हासिल होगा? जी, पेक्टिन जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये जो पेक्टिन है, जैसे मैंने कहा कि ये सारा जो मामला है ये इन्हीं फलों सब्जियों से हासिल हो रहा है। अच्छा, पेक्टिन जो है वो कहते हैं कि जनाब जब जिल्द में होता है तो इसके अलावा ये
पैक्टिन सिर्फ जिल्द में नहीं होता, फलों के कोर में भी होता है। फल काटो ना, उसका कोर, सेब का दरमियान वाला हिस्सा, ठीक है ना, और फलों के बीजों में भी पैक्टिन होता है। तो और जो सिट्रस वाले फल होते हैं, जूसी, माल्टा, लीमू, ठीक है ना, और सेब, गूदे वाले फल हैं, सेब, नाशपाती, बही, ठीक है, इनके कोर, दरमियान वाला हिस्सा, उसमें पैक्टिन होता है। छिलकों में जो फलों की, और आलू बुखारा, खुबानी और चेरीज़, इनमें भी पैक्टिन होता है। ब्लैकबेरी, रसबेरी, क्रैनबेरीज, करंट्स और अंगूर और शकरकंदिया, गाजर, आलू, ठीक है ना, ये सब में पैक्टिन होता है। तो ये पैक्टिन और दूसरा जो आपको बताया मैंने इनोलिन, ये इनमें मौजूद होता है, इनकी बैरूनी जिल्द में और इनके दरमियान वाले हिस्से में। तो ये सब कुछ खाना आपको है, ताकि ये जब आप खाएंगे तो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को ये जाएगा। इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा, पैक्टिन और इनोलिन, ये दोनों आपके हेल्दी बैक्टीरिया को सपोर्ट देंगी। हेल्दी बैक्टीरिया आपके गट को सपोर्ट देंगे, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन और डोपामीन और बहुत से और चीज़ें हैं, यानी गाल ब्लैडर के अंदर जो जूस है उसको रेगुलेट करने में, और जिगर के आफाल, मैदे के आफाल, उन सब में माइक्रोब अपना हिस्सा करेंगे अदा, और आप एक हेल्दी बॉडी और ब्रेन के साथ दुनिया में अपना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। तो जनाब, अब तक की आपने बातचीत से जो मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम ले गई है, और लेकिन ये है कि बात आप तक पहुंच गई होगी कि आप लोगों ने अपने आप को, अपने जिस्म को हेल्दी ग़िज़ा देनी है, मतवाज़न ग़िज़ा देनी है, फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ लेना है, लेकिन जो जीएमओ ना हो, देसी ऑर्गेनिक हो, और हलाल और हराम की भी यहाँ पर तमीज़ हो। हलाल ग़िज़ा आपने खानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे चलो, दवा के अंदर भी आप आओ तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहो। इलाज भी जब आप करवाते हो, चाहे सर्जरी करवा रहे हो पित्ते की, या बच्चे का सी सेक्शन करवा रहे हो, तो जहन में रखो कि आपका माइक्रोबायोम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको कैसे चलना है, बच्चे पर क्या असरात होंगे, बच्चे का माइक्रोबायोम भी ख़राब हो जाएगा। फिर ये जो आप मोबाइल सारा दिन पेट पर रख कर, सीने पर रख कर, हाथ में इस्तेमाल करते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी पेट के अंदर बैक्टीरिया को मार देती है, हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, माइक्रोबायोम बर्बाद होता है, ठीक है ना जी। तो आपके जितने आलात हैं जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट हैं, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड आप डिवाइसेस अपने ऊपर पहने हुए हो, आपकी एआई वाले से रिलेटेड वॉचेस आपने पहनी हुई हैं, ये सारी कंटिन्यूशनली आपको रेडिएशन दे रही हैं, आपका माइक्रोबायोटा ख़राब कर रही हैं। तो ये आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आपका हेल्दी माइक्रोबायोम होगा, हेल्दी माइक्रोबायोम होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ और भी कह देती हूँ, जब आप रात को सोएं तो अपनी नाक में सरसों का तेल डाला करें। बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, आंतों की खुश्की नहीं होगी, आपके माइक्रोबायोम खुश होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और कहीं बीमारियां हैं आंखों की, जिल्द की, वो अमराज दूर हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस अपनी भी आप रखिए। तो ये माइक्रोबायोम था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंसान का दूसरा वजूद कहा गया है। आपको ऑटिज़म के लिए बताते हैं ना बच्चे को क्यों ऑटिज़म, अब समझ में आ रही है। या तो माँ रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चे की पैदाइश से पहले उसका माइक्रोबायोम नहीं था, चाहे सर्जरी करवाई उसने किसी किस्म की, या बच्चा नेचुरल बर्थ नहीं हुई, ठीक है ना, और फिर बच्चे को आपने जो वैक्सीन दी है उसने भी उसका काम तमाम कर दिया और बच्चा ऑटिज़म में है। अब ये चीज़ है कि मैंने जिक्र कर दिया कि कैसे अपने माइक्रोबायोम को सेहतमंद बनाना है। याद रहे कि जिसका माइक्रोबायोम बहुत ख़राब है, उसने फर्मेंटेड चीज़ जब खानी है ना, बिल्कुल थोड़ी सी खानी है, वरना पे आपको, जब शुरू में आपकी हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है, यानी ज़्यादा आपको पेट ख़राब भी हो सकता है या गैसेस ज़्यादा बन सकती है। तो फर्मेंटेड सलाद का मतलब आम सलाद की तरह नहीं है। आप आम सलाद बनाओ, उसमें फर्मेंटेड नींबू का छोटा सा टुकड़ा डाल लो, ठीक है, और छोटा छोटा करके डाल लो, इतना सा एक टुकड़ा, आधे नींबू का, फर्मेंटेड नींबू का डाल लो, पूरी सलाद फर्मेंटेड हो जाएगी। 5 मिनट उसको बाहर रखें फ्रिज से और फिर खाएं, तो आपके गट के बैक्टीरिया हेल्दी बनेंगे। थोड़ी थोड़ी रोज़ाना आपने नहीं खाए, अगर आपका बिल्कुल बहुत ख़राब माइक्रोबायोम है तो रोज़ाना आप मत खाइए फर्मेंटेड फूड, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद आप थोड़ी थोड़ी खा लीजिए। घर में बने हुए दही को इस्तेमाल कीजिए,
फर्मेंटेड जो है ना आप फूड को इस्तेमाल कीजिए, जो अचार होते हैं, फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं हलाल तरीके से बने हुए। एक लिंक भी दे दूंगी एक लेडी का जो फर्मेंटेड फूड बनाने का तरीका भी सिखाती हैं, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। वेरी नाइस लेडी, ठीक है ना, मैरीज नेस्ट के नाम से उनका चैनल है बहुत अच्छा, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उधर जाके भी दे सकते हो। फर्मेंटेड बहुत सी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं पिकल्स की, आप वो बना सकते हो अपने घर में। ये बाज़ार के अचार और चटनियों से अपनी जान छुड़ाओ, जो आपके बैक्टीरिया बिल्कुल पसंद नहीं करते, बेचारे मरे चले जा रहे हैं। ये आपकी बीमारी की, सारी बीमारियों की जड़ आपके पेट में है, आपका माइक्रोबायोम है, फिक्र करो उसकी जनाब। पेट के अंदर सिर्फ खाना डाल लेना और काफ़ी नहीं है, कैसा खाना डाल रहे हो, किस किस्म का डाल रहे हो, किस बर्तन में डाल रहे हो, खाने के बाद क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोम के लिए। तो आज की कहानी थी माइक्रोबायोम की कहानी। कैसी लगी आपको? रिसर्च के सारे आर्टिकल मैं डाल दूंगी, आप लोग जाइए इन पे सर्च कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा, ठीक है ना। मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, दुआ ही करती हूँ, ठीक है ना। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपके इल्म में, मर्तबे में, सेहत के लिए, ठीक है ना, दीन और दुनिया की आखिरत में कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक वक्फे के साथ किसी और नए अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके और मेरे फ़ायदे के लिए होगा इंशाअल्लाह। वस्सलाम।